देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, फिजिक्स में क्या प्रिज्म। प्रिज्म है तो प्रिज्म के बारे में पहले सुन लें कि क्या है प्रिज्म। किसी निश्चित कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहता है, प्रिज्म कहा जाता है। आज हमको देखना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक देखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखो, अगर ये दो पारदर्शक सतह हों जिनसे प्रकाश किरणें निकल सकती हो, एक नीचे भी होगा, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहेंगे, प्रिज्म कहा जाता है। और दोनों सतहें जहां दो सतह, मान लो कि यहाँ पे सतह अगर जुड़ रही है तो एक कोण बन रहा है, ये है ना, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तक कोण कहा जाता है। और इन दोनों पारदर्शक सतहों को अपवर्तक तल कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा इसको अपवर्तक कोण कहेंगे। और सामने जो नीचे वाली भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, आधार कहा जाता है। इन सब पॉइंट को समझेंगे क्योंकि ये आवश्यक है इसमें। उसको भेजो घर, इसको जाओ घर जाओ। देखिए सर, तो क्या हो रहा है, ये किसी निश्चित कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। मान लो एक प्रिज्म है, हमने ड्रॉ कर दिया है ना। तो जहां दो सतह, इसमें कुछ भाग हैं जिनको देख लीजिएगा। अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एज है ये। जहां भी दो सतह मिल रही हैं उनके बीच का जो रेखा होती है तो क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहलाती है। किन्हीं दो पृष्ठों के उभयनिष्ठ रेखा अपवर्तक कोण कहलाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 3। अपवर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो ये जो दोनों अपवर्तक माध्यम हैं जिनसे प्रकाश एक से जाएगी एक से निकलेगी, या इधर से आएगी इधर से निकलेगी, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तक तल कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब दोनों सतहों के बीच का जो कोण होगा इसको देखते हैं, ये क्या है, अपवर्तक कोण इसको बोलते हैं। इन दोनों को नोट करेंगे, है ना, अपवर्तक कोण। दोनों अपवर्तक सतहों या दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। है ना। इसे किसके द्वारा लिखते हैं, ए के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखते हैं आधार इसका क्या है, आधार, बेस। देखो, अपवर्तक कोण के सामने वाले जो सतह होगी, पृष्ठ होगी, अपवर्तक कोण के सामने वाले सतह को के सम्मुख पृष्ठ को आधार कहा जाता है, वो आधार कहा जाता है। अब एक और बच जाता है पॉइंट, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन। इसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। जरा आकृति में देखिएगा इसको कि कैसे, किसको विचलन कोण कहते हैं। ये प्रिज्म बनाने का एक बार और देख लें कैसे बना रहे हैं।
एक ठोस होता है जो कि 3D में होगा, इसलिए इसको एक प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा। अब जरा देखते हैं विचलन कोण के बारे में, जरा समझ लीजिए ठीक से, उसके बाद से हम इसके अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मान लीजिए एक प्रिज्म है, सिंपल बना रहा है, ये एक प्रिज्म है, यहां से किरण आपतित हो रही है ए से, है ना, ये आपतित किरण है। यहां पे क्या हुआ, इसका अपवर्तन हो गया, इसको जाना था ऐसे सीधे, इस तरह से निकल जाती, पुनः यहां से इसका अपवर्तन हो रहा है, एक बार और मुड़ रही है ये किरण, इस कोर के कारण, इस सतह के कारण, एक बार इस सतह के कारण मुड़ी, एक बार इस सतह के कारण मुड़ी, है ना। तो अब देखिए ये लग रहा है कि इधर से आ रही है किरण, ये निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण, ये जो किरण निकल रही है प्रिज्म से, तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच का जो कोण हो रहा है, यही क्या है, विचलन कोण है। ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। एक बार और सभी पॉइंटों को देख लो, उसके बाद से हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। देखो, दो पारदर्शक सतहों से निश्चित कोण पर झुकने से जो माध्यम बनता है उसको प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म में 3 सरफेस होते हैं, दो ये अपवर्तक सतह होंगे और एक आधार होगा। अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहा जाता है। तो अब इन सब बातों को देख लिया, अब देखते हैं हम लोग प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक हम देखते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, डायग्राम को ठीक से समझना सर, यहाँ बना देते हैं। मान लिया कि हमने ये एक प्रिज्म है, एक प्रकाश किरण ए से आपतित हो रही है, देखिएगा ये ए से बी पर यहाँ पे टकरा रही है और ये मुड़ गई है ऐसे, ये जाती इस तरह से, अगर प्रिज्म नहीं रहता तो इधर जाती है ना। मुड़ने के बाद यहाँ पे सी पे टकरा रही है, पुनः अब यहाँ से निकल रही है, इसका विचलन एक बार और हो रहा है, लग रहा है कि किरण यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, विचलन कोण है, विचलन कोण, इसको मैं डेल्टा लिख दिया, इसको ए बी सी मान लिया हमने प्रिज्म को, नहीं तो ए बी सी तो मान चुके हैं, पी क्यू आर, चलो पी क्यू आर, और यहाँ का कोण हमने ये अपवर्तक कोण को ए माना है, फिर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, पी क्यू हो रहा है, बी से आ रही है कम, ए बी सी, पी से कोई किरण चल रही है, यहाँ पे क्यू पर टकराई, अपवर्तन हुआ, फिर आर पर गई, अपवर्तन से कहाँ पर निकल गई, एस से निकल गई। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण है ना। तो एक अभिलंब डालते हैं, चलिए क्यू पर आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब डाला, मेन इसमें डायग्राम ही है, और एक यहाँ पे अभिलंब डाल दिया आर पर, ये दोनों आकर के मान लिया कि ओ पर ये मिल रहा है। इसका विराम कुछ दे दीजिए, पी क्यू आर एस ओ हो गया है, चलो एक्स देते हैं, एक्स। तो ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये आपतन कोण हो रहा है, कौन सा कोण, आपतन कोण, क्या आई, और यहां भी आई होगा, इस कारण हम I1 और I2 कर देते हैं, क्योंकि दो जगह आपतन हो रहा है, दो जगह अपवर्तन हो रहा है। ये अगर I1 है तो देखो ये अभिलंब और ये आपतित, ये अपवर्तित किरण के बीच क्या हो जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आर की जगह पर, चलो ये इसको मान लिया हमने I2 और ये हुआ R2, और ये x क्या है, ये विचलन कोण है डेल्टा। तो मान लिया कि किसी प्रिज्म ए बी सी है ना,
पर P से कोई आपतित किरण हो कि Q पर टकरा रही है, जो अपवर्तन के कारण दूसरी सतह पर जाके R पे टकरा रही है, यहाँ पे जिसका पुनः अपवर्तन हो रहा है, जो कि S से होकर के गुजर रही है। यह किरण X से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए कोण जो S X Y जो होगा विचलन कोण होगा, जिसको हमने डेल्टा लिखा है ना। अब इसी से हम लोग प्राप्त करेंगे फॉर्मूला। देखो भाषा क्या लिख देंगे एक बार और सुन लें। मान लिया कि ABC कोई एक प्रिज्म है, P से कोई किरण आपतित हो रही है जो कि Q पर टकरा रही है। यह अपवर्तन के कारण दूसरे सतह पर R पर टकरा रही है, पुनः अपवर्तन हो रहा है जो कि S से होकर के गुजर रही है। ये किरण X से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए विचलन कोण YXS बराबर कितना हुआ यहाँ पे डेल्टा हो गया है। अब हमने क्या किया, अभिलंब डाला है दोनों पर, Q और R पर हमने अभिलंब डाला है। यहाँ पे R है ये और ये Q, जो कि दोनों अभिलंब एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। तो यहाँ पे I1 हो गया है कि यहाँ पे I1 हो गया, ये क्या हो गया R1 और ये क्या हो गया R2। अपवर्तन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। लेकिन फर्क है, देखो I ये टोटल है लेकिन ये R ये नहीं है, R यहाँ से यहाँ तक R1 और ये है यहाँ से R2, लेकिन ये I2 क्या है, बड़ा वाला है। अगर हम ये टोटल देख लें, ये वाला मान, इसका मान अगर आपको निकालना पड़े तो ये यहाँ से यहाँ तक I1 के बराबर होगा। देखिए ये किरण और ये किरण दोनों शीर्षाभिमुख होते हैं, जिसका नहीं बराबर होते हैं। और यहाँ से है ये सिर्फ क्या है, अगर ये I1 है तो ये टोटल क्या होगा I1 होगा, और ये R है तो ये I1 में से R1 घटाने पर तब ये वाला मान आएगा ये। तो इस पर हम लोग को काम करना है, जरा देख लो। इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए जरा ये देखिएगा, व्यंजक के लिए क्या करते हैं, व्यंजक हमको प्राप्त करना है म्यू बराबर साइन ए जो डेल्टा एम बट्टा 2 साइन ए बट्टा 2, है ना। या ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करे, इस तरह से आ सकता है। तो जरा देखो यहाँ पे त्रिभुज एक्स क्यू आर में, त्रिभुज एक्स क्यू आर में आपको मालूम है कि दूर का कोण जो होता है त्रिभुज का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण दूर वाले अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। ये दूर वाले कोण है, बाह्य कोण हमने क्या माना डेल्टा बराबर कोण एक्स क्यू आर, कोण एक्स क्यू आर जोड़ कोण ये वाला एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू। तो ये अगर हमको निकालना हो ये वाला मान, तो ये I1 में से R1 घटेगा, क्या होगा ये I1 घटा R1 अजूर, ये टोटल में से इसमें से ये घटा देते बच जाएगा I2 घटा I2। तो I1 को एक जगह रखो, I1 जोड़ I2 माइनस का मान कर दिए तो R1 जोड़ I2 आ गया। किसका मान आए, डेल्टा का मान आ गया। अब देखते हैं इस त्रिभुज में, जरा देखिएगा त्रिभुज QOR, QOR त्रिभुज है QOR में त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे देखो इसका मान R1 है, R1 जो इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, वो देते हैं, चलो लेते हैं QOR और QOR जो इसका मान क्या है R2 बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा R1 जोड़ I2 बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण QOR। जो समीकरण 2 कर दिए। चलिए अब इस चतुर्भुज को देखो AQOR, ये वाला देखिएगा ध्यान से। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 होता है, और ये जो कोण है ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा, क्योंकि ये रेखा और ये अभिलंब है, तो ये कोण कितना का होगा 90 डिग्री। वही तरह ये इस रेखा पर यह अभिलंब है, तो ये भी कोण कितना का होगा 90 डिग्री। तो देखते हैं चतुर्भुज है AQOR में देखो ये वाला कोण का मान A है, इस वाले कोण का मान कितना 90 है। इस वाले कोण का नाम वही देते हैं, मान नहीं मालूम को QOR और
ओ आर। इस वाले कोण का भी मान कितना 90 है, बराबर कितना होता है 360। तो कोण ए जोड़ कोण क्यू ओ आर बराबर 360 घटाओ 90 90 180। तो कोण ए जोड़ कोण क्यू ओ आर बराबर घट जाएगा, कितना बचेगा 180। तो कोण ए बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण क्यू ओ आर। समीकरण 3 कर देते हैं। समीकरण 2 और 3 का RHS क्या है, बराबर है। तो देखिए कहां पे लिख देते हैं, समीकरण 3 और 4 से बोलो क्या हो जाएगा। तो LHS भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया R1 जोड़ R, ए बराबर R1 जोड़ R2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों का, इसका RHS और इसका RHS दोनों का बराबर है, तो दोनों का LHS भी क्या हो गया, बराबर। ए का मान क्या आ रहा है, R1 जोड़ R2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे भर देते हैं, ए का मान पे आया है हमारा, यहाँ पे R1 जोड़ R2 के जगह पर हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे। यहाँ पे इधर जगह है, दे रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक यहीं तक यहाँ तक आ रहा है ना। हाँ। और हम क्या करते हैं, देखो मान भरते हैं किसमें, इसमें। इसलिए डेल्टा बराबर I1 जोड़ I2, I1 जोड़ डेल्टा बराबर I1 जोड़ I2। इसके जगह पर हमने क्या भर दिया, ए भर दिया, ए भर दिया। डेल्टा बराबर कितना आ गया, I1 जोड़ I2 घटाओ ए। या ऐसे कर दे हम, I1 जोड़ I2 बराबर, तो इधर आ जाएगा ए प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा इधर जाएगा तो प्लस में ए चला जाएगा। ये ध्यान से देखें, I1 जोड़ I2 ए इधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो करना क्या है हमको, इसको मिटा के हम हल कर रहे हैं। देखो अगर न्यूनतम विचलन हो, न्यूनतम विचलन हो, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन विचलन, इसको डेल्टा एम कर दे रहे हैं, डेल्टा एम मिनिमम के लिए हो तो देखो I1 लगभग बराबर होगा किसके, I2 के, तथा R1 लगभग बराबर होगा किसके, R2 के। याद रखिएगा न्यूनतम विचलन के लिए। तो हम मान यहाँ पे भर दे रहे हैं, देखो I1 यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो हमारा मान आया है, यहाँ पे I1 जोड़ I1, क्यों, दोनों मान क्या है, बराबर है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो I1 जोड़ I1 बराबर ए प्लस डेल्टा एम लगा दो, न्यूनतम विचलन का कंडीशन है यहाँ पे। तो I1 कितना 2I1, I1 जोड़ I2 बराबर था ए जो डेल्टा, तो दोनों बराबर था, हमने I2 के जगह पर भी I1 लिख दिया, तो हो गया 2I1 बराबर ए जो डेल्टा एम, यानी कि I1 बराबर ए जोड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो तो I1 बराबर ए जोड़ डेल्टा एम बट्टा कितना आ गया, बट्टा में 2 चला गया। तथा एक बात और देख लीजिए, यहाँ मान भर रहे हैं R1 जोड़ R1, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। तथा R1 जोड़ R1 बराबर कितना, ए, यानी कि 2R1 बराबर ए, R1 बराबर ए बट्टा 2। I1 का मान या I2 का मान आ गया, मेन का हमारा हो चुका है। स्नेल का नियम लगा दीजिए बस। स्नेल का नियम कहता है, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। तो मान भर दो, म्यू बराबर साइन आई का मान क्या हमारा आया है, ए जोड़ डेल्टा एम बट्टा 2 बट्टा साइन आर का मान कितना आया है, ए बट्टा 2। 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले हो गया तो वहां पे 1 को हम लोग हटा देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है, काफी आसान है। देखो याद करने का एकदम तरीका, एक बार इस त्रिभुज में बाह्य कोण दोनों कोणों अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक बार इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, और एक बार चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। इसे आई का और आर का मान निकाल लेंगे, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और पॉइंट है कि पतले प्रिज्म से विचलन कितना होगा,
वहां पे हमने क्या निकाला था, अपवर्तन का व्यंजक निकाला था, इसमें निकालना है कितना, डेल्टा का। तो प्रकाश के अपवर्तन का अगर व्यंजक देगा तो ये निकालना है हमको। क्या भी हमने साबित किया था कि म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बट्टा 2 बट्टा कितना, साइन ए बट्टा 2। लेकिन अगर कहे कि नहीं आप विचलन का मान निकालिए तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसी में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देखो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, मान लो हमने डेल्टा एम जो था उसको हमने लगभग ले लिया किसका, डेल्टा के बराबर। विचलन क्या होगा, कम होगा। तो छोटे मान के लिए, छोटे कोण के लिए क्या होगा, छोटा कोण छोटा हो जाएगा। छोटे कोण के लिए क्या होता है, साइन थीटा इक्विवेलेंट कितना होता है, थीटा होता है। इसलिए साइन आई कितना होगा, इक्विवेलेंट आई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो मान, इसलिए म्यू बराबर साइन, ये थीटा है तो साइन हट जाएगा, साइन थीटा के लिए साइन हट जाता है। तो क्या हो गया बोलिए, और डेल्टा एम के क्या लग देंगे, डेल्टा, डेल्टा जो ए बट्टा 2, यहां से भी साइन हट जाएगा तो ए बट्टा 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमको मान निकालना है किसका, डेल्टा का मान निकालना है। तो जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, म्यू बराबर डेल्टा प्लस ए बट्टा क्या बच गया है, ए बच गया है। तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ए म्यू बराबर डेल्टा प्लस ए, यानी कि ए म्यू घटाओ ए बराबर कितना, डेल्टा, ए कॉमन कर लिया जाए तो म्यू घटाओ ए बराबर कितना, डेल्टा। यानी विचलन बराबर हमारा हो रहा है ए म्यू माइनस 1। यही हुआ पतले प्रिज्म से विचलन का व्यंजक। ये क्या किस पर निर्भर है, अगर ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन का मान भी बढ़ेगा, या ये अपवर्तनांक बढ़ेगा तब भी विचलन का मान बढ़ेगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, अपवर्तन कोण पर और अपवर्तनांक पर। विचलन जो होता है, विचलन किस पर निर्भर कर रहा है, अपवर्तक कोण, और दूसरा किस पर, अपवर्तनांक पर। इन दोनों पर निर्भर कर रहा है ये। तो ये रहा हम लोग का।